नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने वाले हैं। बहुत कमेंट आ रहा था कि खगोलीय दूरबीन के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो इस वीडियो में केवल खगोलीय दूरबीन ही नहीं बल्कि आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप वो भी कवर कर दिया जाएगा, पूरा माइक्रोस्कोप कवर कर दिया जाएगा। तो यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, दूरबीन हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इन सभी चीज़ों को एकदम डिप्टो कवर करवा दिया जाएगा। तो बस अब शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो प्रॉब्लम्स होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का जितना भी फॉर्मूला होता है सबको ड्राइव करके बताया जाएगा, क्योंकि 5 नंबर के लिए ड्राइवेशन जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए सवाल का ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। तो जितना फॉर्मूला को याद रखिएगा उतना ही आपका ऑब्जेक्टिव कवर अप होगा, और जितना आप डेरिवेशन पर फोकस कीजिएगा उतना ही आपका 5 नंबर और 2 नंबर का सवाल कवर अप होगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। यहाँ पर पहले हम कुछ आइज के लिए यानी कि आँख के लिए हम एंगुलर साइज की बात करते हैं कि एंगुलर साइज के लिए आँख किस तरीक़ा से काम करता है, किस तरीक़ा से ऑब्जेक्ट को रखने पर और उसका जो नियरेस्ट पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक किसी चीज़ को आप रखिएगा तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों के लिए नियरेस्ट पॉइंट का काम करता है, जिसको डी कहा जाता है, कैपिटल डी। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर ए हेल्दी मैन, और इसे डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु को हम जितना नज़दीक लाते हैं और उसको अगर हम गौर से देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देख रहे हैं, तो हमारे आँखों पर स्ट्रेन आ जाता है और कुछ देर के बाद हमारी आँखों में या तो पानी आ जाएगा, नहीं तो हमारा आँख दर्द करने लगता है। अगर वस्तु को हम इन्फिनाइट पर रखें और उसको हम देखें तो फिर हमारा आँख एकदम रिलैक्स महसूस करता है। अब जैसे कि आसमान में हम तारों को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो तारों को देखते समय, चंद्रमा को देखते समय हमारी आंखें एकदम रिलैक्स होती है, वहाँ पर आंख में कोई पेन नहीं होता है। तो सबसे कम स्ट्रेन होता है अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखिए तब देखिए, वहाँ पर आंख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंख थोड़ा सा भी दर्द नहीं करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एकदम नज़दीक ला करके देख रहे हैं और उसको एकदम कुछ देर तक देखते रहे हैं तब वहाँ पर आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है। अब सबसे नज़दीक का अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन यानी कि उसका आइज में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए किसी वस्तु को देख सकता है। अगर उससे कम आएगा तो वो नहीं देख पाएगा, तो उसको नियरेस्ट पॉइंट कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा आँख इस तरीक़ा से है, और आँख जब इस तरीक़ा से है तो ये हाइट दोनों बराबर है, दोनों हाइट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उस हाइट को एच मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट होता है अगर हमारी आंख देख रहा है तो उसका हाइट उतना ही हमारी आंखों में भी आता है। तो ये तो आंख के लिए है, यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोप तो यूज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि ये डी है, और इस पूरे एंगल को और इस एंगल को अगर हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं और कंसीडर करने के बाद यहाँ पर tan का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मान लेते हैं कि जो छोटा वाला एंगल है इसका वैल्यू है θ0 और इसका वैल्यू है इन जनरल थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा और θ0 वेरी स्मॉल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड tan θ0 इज इक्वल टू θ0
and this is always applicable for sin theta and this is always applicable for sin theta not। अब यहाँ से tan का वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करना है और tan का वैल्यू अप्लाई करने के बाद यहाँ से रिलेशन निकालना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि tan थीटा नॉट का वैल्यू कितना हो, तो आप जानते हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है और वो भी sin थीटा के बराबर हो जाता है। तो tan थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा और tan थीटा नॉट यहाँ है जिसका वैल्यू हो जाएगा h/d। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इन जनरल या बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर अगर थीटा नॉट का फॉर्मूला यूज करना हो तब वहाँ पर h/d का हम यूज कर देंगे। h का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट का हाइट और d का मतलब हो जाएगा नियरेस्ट पॉइंट। अब यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर, जिसको यहाँ पर m से सूचित किया जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m या केवल मैग्निफिकेशन भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल राइटर हुए हैं, कुछ लोग अपनी किताबों में इसके लिए कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अपनी किताबों में इसके लिए स्मॉल m का यूज करते हैं। इसमें कोई झंझट की बात नहीं होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, स्मॉल m का फॉर्मूला हो जाएगा θ/θ नॉट। दो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है। थीटा नॉट का फॉर्मूला होता है h/d और m का फॉर्मूला यानी कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है θ/θ नॉट, जिसमें थीटा को कहा जाता है एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, थीटा नॉट को कहा जाता है एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट नियरेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर थीटा नॉट के लिए नियरेस्ट डिस्टेंस d मान लिया गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं पर हमसे थीटा नॉट पूछा जा रहा है तब वहाँ पर हम h/d चिपका देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं हमसे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तब वहाँ पर हम θ/θ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब डेरिवेशन में काम आता है। अगर आपको सब्जेक्टिव में नंबर चाहिए तो फिर ये सारा कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं कि आप 35 में 35 सही करके आते हो, लेकिन अगर आपको 90 नंबर, 95 नंबर, 98 नंबर, 99 नंबर अगर इतना नंबर चाहिए तो फिर सब्जेक्टिव भी एकदम सुपर डुपर होना चाहिए, तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं 2 में 2 नंबर या 5 में 5 नंबर मिल पाएंगे। तो ये सब कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि डेरिवेशन में यूज होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोट करते होंगे तो ठीक है। तो चलिए अब उस आँख वाले बेसिक बात के लिए 2 फार्मूले थे हमारे पास। तो सबसे पहला फार्मूला था थीटा नॉट बराबर h/d और m बराबर θ/θ नॉट। तो इन दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में समझेंगे। तो आपको हेडिंग डालना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पे समझिए कि जब उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज वर्चुअल होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है। तो इस बात का यूज करते हुए यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट h है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा जा रहा है इस एंगल पर। अब जब हम किसी वस्तु को देखते हैं
तो हमारी आँख और उस वस्तु के बीच में कितना कोण बनता है ये बहुत मायने करता है। कोई वस्तु कितना छोटा या कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है और हम देखते हैं तो हम अपनी आँखों को ऐसे घुमाते हैं। जब हम अपनी आँखों को घुमाते हैं तो हमारी आँखों और उस हेलीकॉप्टर के बीच में एक कोण बनता है। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, आँख के बीच में थीटा नॉट एंगल बना हुआ है। आँख और ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल थीटा नॉट बना हुआ है और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस d। ये हो गया आँख के लिए। और यहाँ से ऐसे हम पहले से भी जानते हैं कि अगर यहाँ से tan थीटा नॉट निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा थीटा नॉट और थीटा नॉट का वैल्यू हो जाएगा h/d। और ये मैंने आपको कह दिया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक लेंस लाया गया है जो कि कॉन्वेक्स है। मैंने आपको खुद बता दिया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जो उसमें ऑब्जेक्ट को P तथा F के बीच में रखा जाता है। हम जानते हैं कि ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अब एंगुलर साइज पर ऑब्जेक्ट को रखना है और ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट पॉइंट पर कंसीडर करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आँख है और इसमें हमें ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर परीक्षा में 2 नंबर का सवाल पूछता है तो डायग्राम भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसका हाइट h हम लोग मानते हैं, ऐसे ही h ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इसके हाइट को h मानते हैं, इसको यहाँ से मिलाया जाए और इसको यहाँ से मिलाया जाए और इसको यहाँ से मिलाया जाए और यहाँ पर जो होगा ये तो ऑप्टिकल सेंटर की तरह काम करेगा, ये आपको पता होगा। यहाँ पर इसका फोकस मान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा फोकल लेंथ और इसको अगर पीछे की तरफ मिलाया जाए तो ये पीछे जा कर के कहीं मिलेगा और जो वस्तु हम देख रहे थे वो बहुत बड़ा दिखाई देगा और इसी को कहा जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एंगल बना है इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि थीटा का मान थीटा नॉट से हमेशा बड़ा होता है, जहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा h/f। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर यानी कि स्मॉल m के फॉर्मूला को हम लिखेंगे। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि स्मॉल m बराबर होता है थीटा नॉट, जहाँ से थीटा का मान होता है h/f। थीटा नॉट का मान बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको कहा था कि आप याद कीजिएगा, थीटा नॉट का मान h/d। तो m बराबर h/f इंटू d/h, h कैंसिल हो गया। यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत फॉर्मूला आया है d/f और आप देखते होंगे कि अक्सर किताबों में, क्वेश्चन बैंक्स में, गाइड में, गेस्ट पेपर में इसका फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है। या तो सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए साबित कीजिए कि m बराबर d/f होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। देखिए, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप लेते हैं तो उसमें 2 केस बनता है। पहला केस
जब हमारा आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। दूसरा केस जब हमारे आँख पर सबसे कम स्ट्रेन पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा समय होगा जब हमारे आँख पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, हमारा आँख एकदम बेचैनी में होगा, और एक ऐसा समय होगा जब हमारा आँख एकदम रिलैक्स होगा। तो अभी आपको बताया गया है कि अगर वस्तु नियरेस्ट पॉइंट पर होता है तो उस समय आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है। अगर वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, तब आँख एकदम हमारा रिलैक्स होता है। तो अभी जो आपको केस बताया गया है ये रिलैक्स वाला ही केस है। अब नियरेस्ट पॉइंट पर ज़रा इमेज को बना करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि आँख है यहाँ, अब यहाँ पर वस्तु रखा गया है। जब वस्तु रखा गया तो इसका इस तरीके से लेंस से इसका रिफ्रैक्शन हो गया और इस तरीके से। अब देखिए उसमें दोनों पैरेलल था, यहाँ भी और पीछे भी जाकर के पैरेलल बनता था। पैरेलल मतलब जा करके कहीं इनफिनाइट पर मिलेगा। लेकिन अब अगर इसको मिलाइएगा सॉरी, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। अभी देख सकते हैं कि वस्तु का हाइट और ऑब्जेक्ट का वस्तु का हाइट और प्रतिबिंब का हाइट दोनों एक जैसा नहीं है। अब यही इसका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा d, जिसको इमेज कहा जाएगा। d है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इसको कहा जाएगा u। आई थिंक u ही होगा। और यहाँ पर इसका मान लेते हैं कि कहीं पर फोकस है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन O और यहाँ पर बन गया इसका इमेज I। और इसका हाइट ले लेते हैं h। ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट कितना है कितना नहीं ये तो मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। जैसे कि आपको पता है कि m का फॉर्मूला होता है थीटा बटा थीटा नॉट, और यहाँ से थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा का मान होगा h बटा u, और थीटा नॉट बाय डिफॉल्ट हम आपको बताए थे कि आप h बटा d याद रखिएगा। तो h बटा u गुने d बटा h, h कैंसिल, तो m बराबर हो गया d बटा u। अब ये जो केस बना है, इस केस में जो आइज है इस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा। आइज मोस्ट स्ट्रेंड। यहाँ पर थोड़ा सा भी आँख को रिलैक्सेशन महसूस नहीं होगा, आँख एकदम बेचैनी में होगा और इस कंडीशन में हमारा आँख दर्द करने लगता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लगातार देखते रहे और ऑब्जेक्ट वो हमारे बहुत नज़दीक है, नियरेस्ट पॉइंट का मतलब बहुत नज़दीक, आप यहाँ से इसको नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होती है वो सबसे कम दूरी होती है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। यूजिंग साइन कन्वेंशन वी नो डॉट v इज नथिंग बट माइनस डी, सो वन बाई माइनस डी माइनस वन बाई यू इज नथिंग बट माइनस यू। वन बाई एफ, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब यहाँ से वन बाई यू माइनस वन बाई डी बराबर वन बाई एफ कह सकते हैं, यानी कि वन बाई यू बराबर वन बाई एफ प्लस वन बाई एफ प्लस वन बाई डी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि वन बाई यू बराबर वन बाई एफ प्लस वन बाई डी यहाँ पर आ चुका है। अब इस समीकरण में दोनों तरफ d से गुना कर देते हैं।
तो हो जाएगा डी बटा यू बराबर डी बटा एफ प्लस डी बटा डी। डी डी कैंसिल हो गया और इस डी बटा यू के बदला में हम लिख देंगे एम, तो एम बराबर हो गया 1 प्लस डी बटा एफ। अब आप किताबों में, गाइड में, गेस पेपर में जिस कन्फ्यूजन को आप झेलते थे, अब मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप यहाँ से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आप 1 प्लस डी बाई एफ याद कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, क्योंकि यहाँ पर दो फार्मूला यूज हो रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि ये फार्मूला कब आएगा, ये फार्मूला कब आएगा, इस फार्मूला का क्या मीनिंग है, इस फार्मूला का क्या मीनिंग है। तो कुछ मीनिंग नहीं है। अगर आँख एकदम सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में है तब वहाँ पर समझिए कि फार्मूला हमको m बराबर 1 प्लस टी बाई एफ यूज करना है। अगर आँख एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा है तो समझिए कि पिछला वाला फार्मूला यूज करना है, m बराबर डी बटा यू। और ऑब्जेक्ट को अगर रख करके और उसका इमेज इन्फिनाइट पर बनाना है तो समझिए कि आँख एकदम रिलैक्स महसूस करेगा। अगर नियरेस्ट पॉइंट पर इमेज बनाना है तब वहाँ पर आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, जिसका फॉर्मूला होगा m बराबर 1 प्लस टी बाई एफ। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को लेकर के क्लियर हो गए होंगे कि दो फार्मूला कैसे आ रहा है। तो चलिए अब उन दोनों केस को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का एक बार अच्छा से। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि यहाँ पर दो केस बनता है। डायग्राम क्या था, फार्मूला का डेरिवेशन कैसे था, सब मैंने आपको बता दिया है। जब आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है तब क्या होगा, जब आँख पर सबसे कम स्ट्रेन होता है, लीस्ट स्ट्रेंड, तब क्या होगा, आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है यानी कि आँख सबसे कम रिलैक्स फील कर रहा है। आँख पर सबसे कम स्ट्रेन है, इसका मतलब कि आँख सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा है, यानी कि आँख एकदम हमारा रिलैक्स्ड है, आँख पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पर इमेज एट नियरेस्ट पॉइंट होता है और यहाँ पर इमेज एट इन्फिनिटी होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी बाई एफ। एकदम VVI है आपके लिए, किसी भी हालत में ये फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर फार्मूला होता है वो m बराबर डी बाई एफ। दोनों का डेरिवेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप इसको एकदम सुंदर से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले करके, लेकिन इसको लिखिए ज़रूर। अब चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप पर एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। मतलब कि हम जानते हैं पहले से, हमसे बोल रहा है कि डी का मान आप 25 सेंटीमीटर यूज कीजिए और कुछ नहीं। चलिए फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर, एम पूछा जा रहा है ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी अभी मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया है। फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। चलिए फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। When the observer sees the image at least distance of distinct vision, देखिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अगर देख रहा है तो इसका मतलब कि नियरेस्ट पॉइंट पर उसका इमेज बनेगा, और नियरेस्ट पॉइंट पर जब बनेगा तब वहाँ पर आँख पर हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तब वहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। अब यहाँ से d और f का मान दे दिया है, मतलब सवाल कितना आसान हो गया। अब इतना करने के बावजूद भी अगर नहीं समझ पाइएगा तो फिर प्रॉब्लम है। m बराबर 1 प्लस d का मान दे दिया 25, और ऐसा यूनिट सबका
कट जाता है एक दूसरे के साथ, इसलिए सेंटीमीटर मीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये चेक कीजिएगा कि और इसका ऐसा यूनिट तो सेम है ना, अगर मीटर में है तो ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ठीक है, अगर 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में है तो दोनों को सेम बना लेंगे। बटा में हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो m का मान आ जाएगा 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से सिंपल माइक्रोस्कोप फिनिश हो गया। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरीका का लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक लेंस छोटा होता है और एक लेंस बड़ा होता है। जो हमारे आँख के नज़दीक लेंस होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि एक छोटा लेंस है यहाँ, और यहाँ एक बड़ा लेंस है, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है। इसका फोकल लेंथ f0 मान लेते हैं, फोकस होगा इसके अगल बगल में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका फोकस है। तो जो इसका फोकल लेंथ है वो ऑलमोस्ट u के ही बराबर हो जाएगा, डायग्राम में दिख रहा है। दोनों लेंस के बीच की दूरी को L कहा जाता है। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और इसको आईपीस कहा जाता है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद इसका रिफ्लेक्शन मान लेते हैं कि ऐसे होता है और इसका ऐसे होता है, और इन्फिनाइट पर इमेज बना होगा। और ये जो हमारा केस है, इस केस में आइज मोस्ट रिलैक्स्ड है, यानी कि लीस्ट स्ट्रेन है। तो इमेज इन्फिनाइट पर बना होगा, तो इन्फिनाइट से जो रेज आती होगी इस माइक्रोस्कोप पर, उसको भी दिखाना यहाँ पर ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मतलब कि हम इस तरीक़े से इस माइक्रोस्कोप में अपनी आँखों से देखेंगे तो इन्फिनाइट से भी रेज आएगी हमारी आँखों पर, जहाँ पर इमेज बना होगा। तो वो ऐसे आई होगी इन्फिनाइट से। अब यहाँ पर जब हमारी आँखों को रिलैक्स रखना है, सबसे ज़्यादा रिलैक्स रखना है, सबसे कम स्ट्रेन देना है, तब आप जानते हैं कि यहाँ पर इन्फिनाइट से रेज आएगी। अगर इन्फिनाइट से रेज नहीं आती तो इमेज को हम नियरेस्ट पॉइंट पर बना देते। तो ये स्पेशल केस है। इसके अलावा एक और केस यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से अगर रे डायग्राम को देखा जाए, आई थिंक देखिए ये वाला जो रे डायग्राम है, इसका रे डायग्राम ऐसे बनेगा। ये बिल्कुल सीधा है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसका इमेज यहाँ पर बन गया। ऐसे इमेज इससे बड़ा बनेगा। मान लेते हैं कि इसका हाइट h है और इसका हाइट h डैश है और यहाँ पर i डैश, इमेज बन गया। इस डिस्टेंस को कहा जाएगा v और इसके फोकल लेंथ को fe मान लेते हैं। आई थिंक fe ही है। तो इसके फोकल लेंथ को fe मान लिया गया है और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा। तो यहाँ से tan थीटा
थीटा के बराबर हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा tan थीटा h डैश डिवाइडेड बाई ई एफ ई। चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से भी देखिए इन्फिनाइट से आ रही है तो यहाँ पर भी जाएगा ऐसे, और भी बहुत सारा लाइन्स होगा जो कि ऐसे यहाँ पर जाता होगा, बहुत सारा लाइन्स पैरेलल जाएंगे। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि m बराबर थीटा बटा थीटा नॉट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट थीटा नॉट का फॉर्मूला h बटा डी होता है। थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हम जानते हैं h डैश बटा एफ ई, और थीटा नॉट का फॉर्मूला h बटा डी होता है। h डैश बटा एफ ई इंटू डी बटा h, यानी कि h डैश बटा h इंटू डी बटा एफ ई, और h डैश बटा h मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो h डैश बटा h के बदला में v बटा u लिखा जा सकता है इंटू डी बटा एफ ई। अब ये जो v होता है ये अप्रॉक्सीमेट या ऑलमोस्ट मानिए कि l के बराबर होता है, और u एफ नॉट के बराबर है, और गुना में डी बटा एफ ई। तो अगर माइक्रोस्कोप में आँख पर सबसे कम स्ट्रेन आ रहा है, यानी कि आँख सबसे ज़्यादा रिलैक्स है, तो उस स्थिति में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एल बटा एफ नॉट इंटू डी बटा एफ ई, और इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये पहला केस है। अभी एक और केस आएगा जहाँ पर आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तब वहाँ पर इमेज नियरेस्ट पॉइंट पर बन जाएगा। अब चलिए दूसरा केस को समझते हैं। पिछला वाला केस हमारा था जब आँखों पर सबसे कम स्ट्रेन हो रहा था। अब जो हमारा केस होगा जब आइज पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा यानी कि इमेज नियरेस्ट पॉइंट पर बन जाएगा। मानते हैं कि छोटा वाला लेंस यहाँ रखा गया है और बड़ा वाला लेंस यहाँ है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है h, और यहाँ पर हमारी आँखें हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को देख रही है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब यहाँ पर जो प्रीवियस केस था वही केस यहाँ भी होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर फोकस है एफ नॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा u, जो कि ऑलमोस्ट एफ नॉट के ही बराबर है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऐसा ही केस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब बनाया जाता है तब वहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस के आसपास ही रखा जाता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का दूरी और फोकस का दूरी दोनों आपस में डिक्टो बराबर तो नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। अब चूंकि ये वाला जो कंडीशन है हमारा, इसमें हमारा इमेज नियरेस्ट पॉइंट पर बन जाएगा। जब नियरेस्ट पॉइंट पर कंडीशन बन जाएगा तो देखिएगा इसमें कैसे होता है। नियरेस्ट पॉइंट यानी कि इधर कहीं बना होगा इसका इमेज, तो नियरेस्ट पॉइंट पर जब इसका इमेज बन जाएगा तब थोड़ा आँख को बड़ा बनाना पड़ेगा ना इस कंडीशन में।
यहाँ पर लाइंस ऐसे आ रही है, इसको पीछे की तरफ मिलाना होगा। और जो दूसरी लाइंस आएगी वो ऐसे आएगी और ऐसे लाइंस आएगी। अब देखने से लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। एक दूसरे के पैरेलल अगर होता तो पहला वाला केस बन जाता, आँख सबसे ज़्यादा स्ट्रेन में होता। अब ज़रा इसको अगर पीछे की तरफ मिलाया जाए तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इमेज बना है और यही हमारा H डैश है। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं। अब देखते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर इमेज बना है। इसको अगर मिटा दिया जाए तो ऐसे ये वाला लाइन यहाँ से पास करेगा। यहाँ पर इमेज बना है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है और ये थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, प्रॉब्लम होता है समझने में। तो बनाइएगा अगर आप परीक्षा में तो वहाँ पर आप पेंसिल का इस्तेमाल और स्केल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर पेन से बनाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक बार गलती हो जाएगा तो फिर वहाँ पर उसको मिटा नहीं सकते हैं। पेंसिल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको H डैश मानते हैं, आई थिंक। हाँ, ये वाला H डैश है, ये वाला H डैश है। और मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो अब यहाँ पर दिखाई देगा। इसको H डैश कहा जा रहा है। ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज नीचे है, ऑब्वियस उल्टा होगा। और जब ये H डैश है तो नामकरण में इसका नाम I दिया गया है और इसको U डैश मान लेते हैं। ये वाला लेंथ V है और अब जानते हैं कि इसको L कहा जाता है। इसका फोकल लेंथ F0 है और इसका फोकल लेंथ है, आई थिंक सवाल में आपको बाय डिफ़ॉल्ट FE दिया हुआ होगा। और यहाँ से U डैश का वैल्यू FE से कम होता है। इस एंगल का मान थीटा है, तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा H डैश बट्टा U डैश। चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर थीटा बट्टा थीटा नॉट होता है। थीटा का फॉर्मूला H डैश बट्टा U डैश है। थीटा नॉट का फॉर्मूला H बट्टा D होता है। H डैश बटा U डैश इंटू D बटा H डैश बट्टा U डैश इंटू D बट्टा H बराबर हो जाएगा H डैश बट्टा H इंटू D बटा U डैश। तो H डैश बट्टा H के बदला में लिख दिया जाएगा V बटा U और D बटा U डैश है। अब 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में केस बनाया गया था, जहाँ पर D बटा U का मान M के बराबर था और वहाँ पर उसके बदला में हम 1 प्लस D बटा F0 लिखे थे। तो इसके बदला में भी 1 प्लस D बटा F0 लिख दिया जाएगा और यही हमारा हो गया M का फॉर्मूला। D बटा D डैश के बदला में ये कैसे आया है, आप यहाँ पर लेंस फार्मूला को यूज कीजिए या सिंपल माइक्रोस्कोप का जो सेकंड वाला केस था आप उसको देख लीजिए। इसको दोबारा आप ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है। अब M के बदला में V बटा U है, तो हम यहाँ से V के बदला में L लिख सकते हैं, U के बदला में F0 लिख सकते हैं और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस D बटा F0।
तो ये केस हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकंड वाला केस। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर अप कर लिया है। तो माइक्रोस्कोप में दो तरीका था, एक था सिंपल, एक था कंपाउंड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन था, जब आँख सबसे ज़्यादा रिलैक्स था, जब आँख पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन था। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो तरीका का केस था, जब आँख सबसे ज़्यादा स्ट्रेन था, जब आँख पर सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास और सबको याद रखना है। देखिए नोट में आपको एक बात याद रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कैसा इमेज बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेजेज आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि इमेज हमेशा सीधा बन रहा था। माइक्रोस्कोप में अगर आइज लीस्ट स्ट्रेंड हो, माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉट सिंपल, दूसरा केस था हमारा आइज जब मोस्ट स्ट्रेंड हो। तो यहाँ पर m का फॉर्मूला और यहाँ पर m का फॉर्मूला डिफरेंट था। दोनों फार्मूला को याद रखना है। यहाँ पर L/F0 था, L/F0 इंटू D/FE था, और यहाँ पर L/F0 था 1 + D/FE था, और L/F0 V/U के बराबर था। यहाँ भी L/F0 V/U के बराबर था। सवाल में अगर L/F0 दिया है तो L/F0 ठीक है, नहीं तो V/U भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन याद रखना है। अब चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर एक सवाल बनाकर देखते हैं, न्यूमेरिकल है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जानते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा और यहाँ पर आई पीस होगा, तो इसका फोकल लेंथ F0 कंसीडर किया गया था। F0 का मान सवाल में बोल रहा है 1 सेंटीमीटर है, और आई लेंस, इसको आई लेंस कहा जा रहा है। आई लेंस का फोकल लेंथ को हमने बाय डिफ़ॉल्ट F ही माना हुआ था, तो इसका मान सवाल में 5 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। इफ़ द मैग्नीफाइंग पावर फॉर द रिलैक्स्ड आई की बात हो रहा है। अब जानते हैं कि अगर आँख सबसे ज़्यादा रिलैक्स होगा तो वहाँ पर इमेज एकदम इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। यानी कि m का मान सवाल में दे दिया है 45, तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब बताइए, यानी कि हमसे L का मान पूछा जा रहा है। लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब होता है L। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिस ट्यूब में बनाया होगा वहाँ पर दोनों लेंसेज के बीच की दूरी हुई उस ट्यूब की लेंथ के बराबर होती है। तो चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर L/F0 इंटू D/FE के बराबर होता है, तो m का मान 45 दे दिया है, L का मान नहीं पता है, F0 का मान 1 है, D का मान 25 होता है, FE का मान 5 है, यानी कि यहाँ से L का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। अगर फार्मूला याद है तो बड़े से बड़े सवाल बनाए जा सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, फार्मूला पर डिपेंड करता है। बस फार्मूला याद रखिए, फार्मूला में कन्फ्यूजन मत पैदा कीजिए, किसी भी तरीके से फार्मूला को याद रखना है। देख सकते हैं इतना बड़ा सवाल है, इस तरीके के सवाल जेईई मेंस में, नीट में पूछे जाते हैं, बोर्ड में ट्राइवेशन पूछा जाता है। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर करवा दिया एक फार्मूला,
कितना आसानी तरीक़ा से बन गया। तो यही मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला को याद रखिए। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट माइक्रोस्कोप समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पर टेलीस्कोप के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग डालिए आप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिसको हिंदी में दूरबीन कहा जाता है, जब बहुत दूर की वस्तुओं को नज़दीक देखने के लिए अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नाम टेलीस्कोप है, जिसका खोज गैलीलियो गैलीली नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। जब तुच्छ चीज़ सूक्ष्म जीव यानी कि एकदम माइक्रो ऑर्गेनिम्स को देखने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका नाम माइक्रोस्कोप होता है। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, और दूरबीन का प्रयोग अनंत पर रखी हुई वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि दूरबीन में अगर आप तारा को देखेंगे, चांद को देखेंगे, सूरज को देखेंगे तो नज़दीक दिखाई देगा, पता होगा आपको, बहुत छोटी बात है। इसमें भी वही केस था जो कि माइक्रोस्कोप में है, बस इसमें उल्टा अब की बार लेंगे। अब की बार जो हमारा आई पीसेस होगा वो छोटा होगा और जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका साइज बड़ा होगा। देखिए टेलीस्कोप भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में समझेंगे, जिसको खगोलीय दूरबीन कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर में, 2 नंबर में इससे सवाल। अब यहाँ पर डायग्राम माइक्रोस्कोप के जैसा ही होगा, बस ऑब्जेक्टिव और आईपीस एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पर होगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर होगा आईपीस, यहाँ आँख है जो कि इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब दूरबीन है, टेलीस्कोप है, वस्तु कहाँ होगा इसका तो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, वस्तु इन्फिनाइट पर होता है। उस अनंत पर रखी हुई वस्तु को हम नज़दीक देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें रेज ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, बेंट हुआ है यहाँ से, इसका फोकल लेंथ f0 है, इसका फोकल लेंथ f ही मान लेते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, इसको आई पीसेज कहा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका इमेज बन गया। अगर ये दोनों थोड़ा सा पहले काटेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में जाइए तो आप पेन और पेंसिल और स्केल ले करके जाइए। अब इसको एल कहा जाएगा, और भी बहुत सारे लाइंस होंगे जो कि इस लेंस पर पड़ते होंगे, जो कि ऐसे पास किया होगा, सब ऐसे पास किया होगा, बहुत सारे लाइंस होंगे। इसको एल कहा जा रहा है इस डिस्टेंस को। अब आप जानते हैं कि इसका मान एफ ई है और इसका मान एफ नॉट के बराबर है। तो एक बात फिक्स है कि एल बराबर एफ ई प्लस एफ नॉट होगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर एंगल मान लेते हैं कि थीटा है, तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा m थीटा बटा थीटा नॉट। तो इसे थीटा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट आई, और इस थीटा नॉट का मतलब हो जाता है एंगल
सबटेंडेड एट अनएडेड आई। अनएडेड आई का मतलब होता है कि जिस आँख में कोई डिफेक्ट नहीं हो उसको अनएडेड आई कहा जाता है। एकदम हेल्दी आई होना चाहिए। अब यहाँ से F0 है, इसका मान और इसका मान FE है। आई थिंक इसका हाइट कुछ लेना पड़ेगा। ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज नीचे बन गया, ऑब्वियस उल्टा होगा। अब देखते हैं उल्टा होगा यानी रियल होगा। इसका हाइट अगर यहाँ से हम एच कंसीडर करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के हाइट के ही बराबर होगा। यहाँ पर एच इसको इसलिए कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि दूर पर रखी हुई वस्तु को हम नज़दीक देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूर पर रखी हुई वस्तु हमको बड़ा दिखाई देगा। दूर पर जो रखी हुई वस्तु होती है उसका साइज हमें दूरबीन में डिक्टो वही दिखाई देता है। अंतर ये होता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर है तो दूरबीन में भी हमें 2 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा, लेकिन वो दूर होगा एक्चुअल में, लेकिन दूरबीन में हमें नज़दीक दिखाई देगा। तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर यह बोतल है, इस बोतल का हाइट x मान लेते हैं, एक्चुअल में है। अगर किसी दूरबीन से इसको हम देखेंगे तो दूरबीन में हमको ये बोतल उसी हाइट का दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ से थीटा tan थीटा के बराबर होगा और थीटा tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू हो जाएगा थीटा, और थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा H/F0। तो यहाँ से लिखेंगे H/F0 और थीटा नॉट जो कि बराबर हो जाएगा H/F0 के। यहाँ पर थीटा नॉट आई थिंक हाँ। तो अब यहाँ से हमें थीटा और थीटा नॉट का वैल्यू पता कर लेना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा नॉट है और इस एंगल का वैल्यू थीटा है। अब थीटा नॉट बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, तो वहाँ पर अगर माइक्रोस्कोप में होता तो अब वहाँ पर हम H/D का यूज करते, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट थीटा नॉट यहाँ पर माना जाएगा और यहाँ पर हम D के जगह पर FE का इस्तेमाल करते, F0 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा नॉट मान लेते हैं, तो थीटा tan थीटा के बराबर होगा और tan थीटा H/FE के बराबर होगा। थीटा नॉट tan थीटा नॉट के बराबर होगा और tan थीटा नॉट H/F0 के बराबर होगा। तो यहाँ से H/FE इंटू F0/H हो गया, H कैंसिल। तो यहाँ से m का फॉर्मूला आ गया F0/FE और बस ख़त्म। यही है खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में यही फार्मूला बहुत फेमस है, F0/FE। तो याद रखना है आपको, खगोलीय दूरबीन में m बराबर F0/FE होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन में भी फार्मूला याद है तो समझिए कि ऑप्टिक्स आपके हाथ में है, वरना ऑप्टिक्स बिछल जाएगा। अब चलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि खगोलीय दूरबीन पर एक न्यूमेरिकल बनाकर देखते हैं। सवाल हमसे बोल रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5, यानी कि एम का वैल्यू 5 दे दिया है। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 36 सेंटीमीटर, यानी कि एल का मान दे दिया है 36 सेंटीमीटर, यानी कि एल बराबर होता है F0 + FE, जिसका मान दे दिया है 36।
और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी कि फोकल लेंथ F0 और फोकल लेंथ FE। अब यहाँ से F0 और FE का मान पूछ रहा है। आसान है, मान लेते हैं कि F0 x है तो FE बराबर हो जाएगा L माइनस एक्स। और L का वैल्यू सवाल में दे चुका है 36 सेंटीमीटर। और M बराबर बाई फार्मूला हम जानते हैं कि F0 बटा FE होता है। M का मान सवाल में है 5, F0 का मान x मान चुके हैं और FE का मान हो जाएगा L माइनस एक्स यानी कि 36 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x बराबर 6 × 30 + 15 3 18 माइनस 5x यानी कि 6x बराबर 180 यानी कि x बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि F0 का मान होगा 30 सेंटीमीटर और FE का मान हो जाएगा L माइनस एक्स यानी कि 36 माइनस एक्स यानी कि 36 माइनस 30 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो फिर से वही बात हो गया, अगर फार्मूला याद है तो बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए। समाप्त करने से पहले मैं समरी बता देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैंने यहाँ पर समाप्त किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए समरी देख लेते हैं एक बार इसका। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट याद रखिएगा θ0 बराबर h/d, जहाँ d का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप m बराबर θ/θ0 याद रखिए। फिर हम लोग आए माइक्रोस्कोप पर। फिर मैंने कहा कि माइक्रोस्कोप दो प्रकार का होगा, एक होगा सिंपल और एक होगा कंपाउंड। फिर मैंने कहा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस बनेगा, जब आँख पर मोस्ट स्ट्रेन होगा और जब आँख पर लीस्ट स्ट्रेन होगा। मोस्ट स्ट्रेन होगा तब यहाँ पर लीस्ट रिलैक्स होगा आँख। अगर लीस्ट स्ट्रेन है तो यहाँ पर आँख सबसे ज़्यादा रिलैक्स होगा। मोस्ट स्ट्रेन में इमेज एट D बनता है और लीस्ट स्ट्रेन में इमेज एट इन्फिनिटी बनता है। इसमें M का जो फॉर्मूला था वो D/F के बराबर था और इसमें M का जो फॉर्मूला था वो 1 + D/F के बराबर था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस होगा, एक होगा इमेज एट इन्फिनिटी और एक होगा इमेज एट D। अगर इमेज एट इन्फिनिटी की बात है तो M बराबर हो जाएगा L/F0 × D/FE। अगर इमेज एट D है तो इस कंडीशन में M बराबर हो जाएगा L/F0 × 1 + D/FE। यहाँ पर दो केस समाप्त हो गया, जहाँ L का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द ट्यूब या डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेज। F0 का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और E का मतलब होता है आई पीसेज का फोकल लेंथ। फिर मैंने आपको टेलीस्कोप बताया। अब देखिए टेलीस्कोप में भी दो केस बनता है। ऐसे मैंने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल
टेलीस्कोप यानी कि खगोलीय दूरबीन की बात की है। यहाँ पर भी 2 केस बनता है, जो कि मैंने एक केस आपको डायग्राम बना करके दिखाया है। अगर इसमें इमेज एट इन्फिनिटी हो, अगर इसमें इमेज एट डी हो, तो इमेज एट इन्फिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है, इमेज एट डी को मोस्ट स्ट्रेंड कहा जाता है। तो इसमें L बराबर Fe प्लस F0 होता है। दोनों के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फार्मूला सबके लिए सही होता है, खाली टेलीस्कोप होना चाहिए। और यहाँ से M का वैल्यू F0 बटा Fe होता है। अगर केवल टेलीस्कोप पूछता है, ये बात नहीं बोलता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा या नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, अगर केवल टेलीस्कोप बोलेगा तो इसी बात को मानना है। लेकिन अगर डी पर बनेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आता है। यहाँ पर M बराबर F0 बटा Fe इंटू 1 प्लस Fe बटा डी हो जाता है। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है। और यहाँ से जो इस कंडीशन में जो L का फार्मूला हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा F0 प्लस, आई थिंक यही है, F0 प्लस Fe डी, Fe प्लस डी। अलग अलग केसेस है, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो चाहे कंपटीशन का क्वेश्चन हो। फार्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया मैंने आपको बताया। ये वाला सिलेबस केवल जेईई एडवांस के है। बोर्ड में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, या मैं आपको ये बात चैलेंज करके दावा करके दे रहा हूँ कि आप दुनिया का किसी भी राइटर का किताब या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस का सवाल हो, अगर बनाना है तो उसको बनाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी राइटर का किताब हो, कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, मेंस हो, बोर्ड्स हो, एडवांस हो, नीट हो, पूरा का पूरा सवाल बनेगा, A to Z बनेगा। एक पर एक वीआईपी न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा वहाँ पर। बस इस फार्मूला को याद रखना है। ऑप्टिक्स में यही दिक्कत होता है कि थ्योरी बहुत लेंदी होता है, फार्मूला बहुत ज़्यादा होता है। अगर याद हो जाए तो छोटे छोटे कैलकुलेशन के आधार पर उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।